वेलकम बैक स्टूडेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य एग्जाम पर। आज हम आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड एक नई टॉपिक लेके आपके सामने पेश हो रहे हैं। आप इसको ध्यान से समझिएगा। चलो शुरुआत कर लेते हैं। ये आपके सामने एक 10 की नोट दिख रही है और इस नोट में जो है कि एक बड़े से गांधी जी दिख रहे हैं। इसी नोट के लिए जो कि दिन रात तपस्या हो रही है और इसी नोट की तलाश में जो है कि हम और आप दोनों लोग लगे हुए हैं। तो नोटों के बारे में जानकारी आपके एग्ज़ाम में पूछा था प्रीवियस ईयर में, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो है कि इस पर वीडियो बनाई है। आरबीआई के बारे में हम बात बताएंगे, नोटों के फीचर के बारे में बताएंगे, नोटों की क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में बताएंगे। और एग्ज़ामों में पूछ दिया जाता है, वनडे एग्ज़ाम में ये सारे प्रश्न जो है कि ज़रूर पूछ देते हैं। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था ना, इसी नोट के बारे में पूछा था कि उस पर किसका चित्र है, अंकित है। तो ये देखिए 10 की नोट लगी हुई है बच्चों। अच्छा, 10 की नोट में हम बता दें आपको कि यहाँ पे देखिए सूर्य का कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर कोणार्क में है। और सूर्य मंदिर कोणार्क में है तो ये 10 की नोट पे है। 10 की नोट के पीछे जो है कि सूर्य मंदिर है जो कोणार्क का है। ये मंदिर का ये जो चक्र दिख रहा है ना, ये गति को प्रदर्शित करता है, ये समय को प्रदर्शित करता है, इसलिए ये लगाया गया। कोणार्क मंदिर को बनवाया गया था गंग वंश के राजा जो है कि नरसिंह देव के द्वारा। यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी है, ये कोणार्क का सूर्य मंदिर बच्चों जो है कि ये भारत के उड़ीसा के पूरी ज़िले में समुद्र तट के पूरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है, उत्तर पूर्व में कोणार्क में। 13वीं सदी में जो है कि 1250 की बात हो रही है कि सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर का श्रेय पूर्वी गंग वंश के राजा प्रथम नरसिंह देव को दिया जाता है। हमने बताया नरसिंह देव ने जो है कि ये कोणार्क मंदिर बनवाया था, महत्वपूर्ण मंदिर है। और उसका चित्र जो है कि 10 रुपये की नोट के पीछे जो है कि आपको छपा हुआ मिलेगा। ये जो नोट आपको दिख रही हैं, यहाँ पे देखो 20 रुपये की नोट दिख रही है, तो 20 रुपये की नोट के पीछे आप देखोगे एलोरा की गुफाएं। राष्ट्रकूट राजाओं ने औरंगाबाद महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफा जाना चाहिए यदि आप जो है कि हाँ टूरिज़्म में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप एक बार ज़रूर एलोरा की गुफाओं को देखने जाइए। एलोरा में ना तीनों धर्म, बौद्ध, जैन और जो है कि शैव, विष्णु, शंकर, इन तीनों धर्मों की जो है कि वहाँ उपस्थिति मौजूद है। तीनों धर्मों के चित्र मिल जाते हैं उन गुफाओं पे। तो आप ज़रूर एलोरा की गुफा जाइए। एलोरा की गुफा का जो चित्र है 20 रुपये की नोट के पीछे लगा हुआ है और 10 रुपये पे जो है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर लगा हुआ है। तो इसको ध्यान रखना। और ये नोटों के बारे में ये सारे फीचर हैं, यहाँ पे बहुत सारी भाषाओं में लिखा होता है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे कितनी भाषाओं में, 15 भाषाओं में ये नाम होता है। और क्या क्या फीचर हैं सिक्योरिटी के, उसके बारे में बात करेंगे। नोट को छापता कौन है उसके बारे में बात करेंगे। क्यों नोट छापी जाती है ये भी बात बताएंगे। ठीक है, अब 20 की बात हो गई, एलोरा की भी बात हो गई। अब आते हैं यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 50 की नोट है, तो 50 की नोट के पीछे किसका चित्र है? हम्पी का। हम्पी के जो सबसे जो है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी बच्चों। और हम्पी जो है कि एक महत्वपूर्ण शहर था। यहाँ पे देखिए ये रथ का जो है कि हम्पी के रथों का जो है कि चित्र है, पूरा मंदिर का एक चित्र है। तो हम्पी के बारे में आप जानते हैं, हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानते हैं। उसकी राजधानी थी विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा जो है कृष्णदेव राय को माना जाता था। किसने कहा था? बाबर ने कहा था। बाबर के समय में जब कृष्णदेव राय का शासन उस समय वहाँ पे था, तो उसने कहा था कि साउथ में एक राजा है, वो कमाल का राजा है, बहुत धुरंधर राजा हुआ करते थे। तो उनका चित्र 50 की नोट पर दिया गया है। ठीक है, 100 की नोट की बात कर लें तो 100 की नोट के पीछे रानी की वाव का चित्र लगा हुआ है। रानी का वाव यही पाटन गुजरात में है बच्चों। तो इसका चित्र जो है कि 100 रुपये की नोट के पीछे लगा हुआ है। 500 की नोट को आप देख लो तो इसमें लाल किले का चित्र है। लाल किले के बारे में कहानी ये है बच्चों कि शाहजहाँ ने तो इसको बनवाया था। 500 की नोट के पीछे आपको दिखेगा शाहजहाँ ने बनवाया था और 10 साल तक लगातार ये बनता रहा। लाल बलुए पत्थर से बना लाल किला ये है। यहाँ से जो है कि हर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है कि प्रधानमंत्री जो है कि झंडे को जो है ध्वजारोहण करवाते हैं। ध्वजारोहण करवाने का मतलब कि झंडे को धीरे धीरे चढ़ाना पोल पर, और झंडा फहराने का मतलब है कि वो 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति करते हैं। तो ये नया फैक्ट आपके साथ जुड़ गया। 500 रुपये की नोट पे जो है कि लाल किले का चित्र जो है कि अंकित है। इसके बाद एक और नोट चलती है हमारे यहाँ, वो 2000 की नोट है। तो 2000 के नोट पे बच्चों ये मंगलयान का चित्र है। इसमें कोई खास नहीं है, एक सैटेलाइट सा, इसमें मंगलयान का चित्र है।
अब हम बात करेंगे, अच्छा 5 रुपये के नोट के बारे में पूछ दे तो ये पुरानी नोटें हैं। 5 रुपये के नोट शायद तो आरबीआई नहीं प्रिंट करवाता, लेकिन एक किसान जो है कि अपना जो है ट्रैक्टर से जो है खेत की जुताई कर रहा है, तो इसके बारे में इसका चित्र दिया हुआ है। सन उधर से निकल रहा है, ये पहाड़ों को भी दिखाया गया है, खेती को भी दिखाया गया है, प्रकृति को दिखाया गया है कुल मिला जुला कर। अच्छा, भारतीय करेंसी नोटों पर 15 भाषाओं में जानकारी दी हुई थी। हमने बताया कि 15 भाषाओं में जानकारी होती है भारतीय करेंसी नोटों। अच्छा, वो भाषाएं कहाँ लिखी हुई हैं बच्चों, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे देखो, ये नोट के पीछे आप काउंट करोगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इन भाषाओं 15 भाषाओं में नोटों के पर जो है कि लिखा होता है। अब वो महत्वपूर्ण 15 भाषाएं हैं जो भारत में जो है बोली जाने वाली हैं। तो नोटों के आप देखोगे कि आगे की तरफ हिंदी और अंग्रेजी में मूल्य लिखा होता है, और नोटों के पीछे की तरफ एक भाषा पैनल होता है पूरा। उस पैनल में जो सूची हमने दिखाई, 15 भाषाओं में नोट का मूल्य लिखा जाता है। उसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं? असमिया आसाम से, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ आप जानते हैं कर्नाटका गोवा वाले क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम केरल की भाषा है। हाँ, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत में भी होता है, ध्यान रखना, संस्कृत में भी रहता है। तमिल, तेलुगु और उर्दू भी शामिल है बच्चों। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में तो आगे की तरफ रहता है, पीछे की तरफ जो है ये सारी भाषाएं। तो 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर कुल भाषाओं की बात कर देगा तो आप आंसर लगा के आना 17। ठीक है, अगर पीछे नोट के पीछे की बात करेगा तो आप जो है कि ऑप्शन में कितना लगा के आएंगे? 15। तो संस्कृत भी है, ध्यान रखना, पंजाबी में भी है, उर्दू में भी है, हिंदी में भी है, भूलना नहीं है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, और मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, गुजराती, असमिया, कश्मीरी, ये सारी भाषाएं कश्मीरी में भी है। इन भाषाओं को वर्णमाला क्रम में लिखा जाता है, इस बात ध्यान रखना। वर्णमाला क्रम का मतलब है कि ए से लेके जेड तक वर्णमाला चलता है ना, तो इनके बीच में जैसे हिंदी यच पर आती है तो इसका यच नंबर का क्रम, लेकिन हालांकि हिंदी आगे लिखी हुई है। मलयालम यम पे है, कन्नड़ के पे है, तो पहले के कन्नड़ में लिखा होगा, उसके बाद ही मलयालम में लिखी होगी भाषा। नेपाली यन पे है, तो यम के बाद यन आता है 14 नंबर पे, आप समझते हो। तो नेपाली तुरंत जो है मलयालम के बाद आपको देखिए। असमिया ही है तो सबसे पहले असमिया ही होगी, तो ये इस भाषा में। और भारतीय करेंसी नोटों को जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। जो करेंसी आपके हाथ में रहती है, जिसको आप दनादन उड़ाते रहते हैं, उसको जो है कि छापता कौन है, जारी कौन करवाता है? आरबीआई। आरबीआई बैंक समय समय पर नोटों की डिजाइन में भी बदलाव करता रहता है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी की दृष्टि से। आरबीआई के बारे में कहा जाता है बच्चों की 1 अप्रैल 1935 को इसकी जो है कि बड़ी धूमधाम से स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक के एक अधिनियम 1934 के तहत हुई। किसी कानून के तहत जो है कि इतने बड़े बैंक की स्थापना की भी जाती है। और आरबीआई को पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, बाद में एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया भी उसका एक नया नाम था। और आरबीआई से जुड़ी अगर कुछ खास बातों की बात कर ली जाए कि और कुछ रोचक जानकारी, तो रोचक जानकारी यही है कि आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर हुआ था। पूछता है 1934 के अधिनियम में 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इसका पहले नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था, उसके बाद एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया भी रखा गया। शुरू में जो है कि आरबीआई केंद्रीय कार्यालय इसका जो है कोलकाता में था। 1937 में इसको मुंबई इसका केंद्रीय कार्यालय स्थानांतरित कर दिया। आरबीआई को शुरू में निजी स्वामित्व में रखा गया था, अंग्रेजों के स्वामित्व में था, लेकिन 1949 में यानी आज़ादी के बाद इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया कि अब ये देश का बैंक हो गया और यह पूरी तरह से वित्त मंत्रालय के अंतर्गत यानी उसके स्वामित्व में आता है। आरबीआई के संचालन को कह दें तो एक निदेशक मंडल करता है, जिसमें 20 लोग शामिल होते हैं। वही लोग मिलकर आरबीआई को चलाते हैं, जिसमें एक गवर्नर जो हेड होता है, 4 डिप्टी गवर्नर रखा, 1 गवर्नर बच्चों और 4 डिप्टी गवर्नर रखे जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ 1 गवर्नर हो गया, 4 डिप्टी गवर्नर हो गए, 5 ये लोग हो गए और 15 और डायरेक्टर यानी निदेशक होते हैं, यानी कुल 20 लोग मिलकर आरबीआई को चलाते हैं। आरबीआई की स्थापना हमने बता दी। नोट छापा कैसे जाता है, इसकी कुछ खास बातें में आप देख सकते हैं। नोट छापने का फैसला सरकार और आरबीआई दोनों मिलकर लेते हैं। अच्छा, आरबीआई 1 रुपये की नोट को छोड़कर सभी मूल्य के वर्ग के नोट के छापने का अधिकार है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। 1 रुपये का नोट जो है कि सरकार के पास उसका अधिकार होता है, जितना चाहे उतना छाप सकता है।
सिक्के को प्रिंट करने, जो सिक्के की ढलाई होती है, सिक्का बना वो भी सरकार के हाथ में होता है, जितना चाहे उतना सिक्का जो है कि बिना आरबीआई के पूछे। और आरबीआई एक नियम कानून से नोटों को छापती है, जबकि सरकार के पास सिक्का छाप बनाने और जो है कि 1 रुपये की नोट छापने के अधिकार हैं। तो उसको अपना जो है कि जितना मन उतना छाप सकता है। 1 रुपये का नोट, अच्छा सिक्का छापने की छूट क्यों दी गई, अगर इसके बारे में हम जानकारी दे दें बच्चों ना, तो सिक्का किसी धातु का बनता है। अगर कोई धातु आप खोद के ज़मीन से निकालोगे और उसका सिक्का बनाओगे, ठीक है, तो उसका मूल्य बराबर कंटिन्यू बना रहेगा, समझ रहे हैं, बराबर बना रहेगा। और ये सिक्के छोटे क्यों होते जाते हैं, पहले बड़ा सिक्का आता था, पता चला 1 रुपये का इतना छोटा सिक्का आता है। तो कारण ये है कि जिस मेटल को खोद के निकाला जाता था ना, वो महंगाई के कारण अब 1 रुपया में मान लो इतना ही आता है, हालांकि इससे कम ही है। ये 50 पैसे का ही वो मेटल का दाम होगा जिस पे 1 रुपया लिखा जाता है। और जिस दिन उस मेटल का दाम, ये जो लिखा प्रिंट रेट है 1 रुपया 2 रुपया, उससे ज़्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो, तो लोग इकट्ठा करना शुरू करेंगे और उस मेटल को गला के दूसरी चीज़ बना के बेचना शुरू कर देंगे। इसलिए हमेशा जो मेटल होता है ना, ये देखा जाए ये प्रयास करती है सरकार की, अगर 50 पैसा में इतना मेटल मिल रहा है ना, तो उसका इतना बड़ा सिक्का बनाएंगे और 50 पैसे की जगह वहाँ 1 रुपया लिख देंगे, ताकि वो जो लिखा हुआ रेट है वो उस मेटल के भार यानी मूल्य से ज़्यादा हो। ये कहानी होती है, इतना टेक्निकल नहीं आपको समझना है, आपको एग्ज़ाम पास करने हैं। नोटों की छपाई के लिए देवास बैंक नोट प्रेस से जो है कि इंक यानी स्याही बनाई जाती है। और नोट पे जो उभरी हुई छपाई आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा उभरी हुई होती है, वे स्विट्ज़रलैंड की कंपनी सीआई और एसआई सीपीए द्वारा जो है कि मंगाई जाती है। नोटों की नकल न हो इसलिए विदेशों से मंगाई जाने वाली इस स्याही के कंपोजिशन में बदलाव थोड़ा कर दिया जाता है। हो सकता है वो आदमी मिल जाए बाहर वाला, विदेश वाला। 1956 में भारत में नोटों की छपाई के लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम का पालन किया जा रहा है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम का मतलब होता है कि इसके तहत आरबीआई अपने पास 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखना होगा। वो भी 200 करोड़ में नोट ही नोट नहीं रख सकता है, ठीक है। उसमें वो क्या करता है कि 115 करोड़ रुपए का सोना रखता है और 85 करोड़ रुपए के मूल्य का विदेशी मुद्रा शामिल होती है, डॉलर वगैरह, पाउंड स्टर्लिन, येन, ये सारी चीज़ें। 200 करोड़ का आप रिजर्व रखिए तभी नोट आप छापेंगे। आरबीआई को नोट छापेगा न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के आधार पर। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली का मतलब यही 200 करोड़ रुपया, जिसमें 115 करोड़ का सोना और 85 करोड़ रुपए का विदेशी मूल्य। तो ये पूरी कहानी हुई कि आरबीआई नोट कैसे छापती है, क्या आधार होता है नोट छापने का, हमने बता दिया। ये उसकी पूरी कहानी हमने बता दी। नोट बनता कैसा ये भी हमने बताया, ये सारी चीज़ें बता दी। अब आपके एग्ज़ाम में आरबीआई और नोट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा बच्चों, वो छूटेगा नहीं। इस सेशन को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। और ऐसे ही जो है कि हम आपके लिए जो है कि एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी वीडियो लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।